हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू टीके इंग्लिश पाठशाला। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो क्लास 11th की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है जिसका टाइटल है अ फोटोग्राफ और इसे कंपोज किया है शिरले टाउल्सन ने। इससे पहले कि हम पोएट की तरफ चलें, एक बार इस पोएम के टाइटल की भी बात कर लेते हैं। पोएम का टाइटल है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ, जब भी हम पुराने फोटोग्राफ देखते हैं तो काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। जिन बच्चों को नॉस्टैल्जिक के बारे में पता नहीं है उन्हें मैं नॉस्टैल्जिक की स्पेलिंग बता दूं। नॉस्टैल्जिक होता है NOSTALGIC। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी यादों को ताज़ा करके एक इमोशनल हो जाना, रिफ्रेश हो जाना और पुराने लोगों की याद आ जाना, उसे ही हम नॉस्टैल्जिक होना कहते हैं। इसको कंपोज किया है शिरले टाउल्सन ने। शिरले टाउल्सन जो कि एक इंग्लिश पोएट थी, यूके से बिलोंग करती थी और उन्होंने ही ये पोएम लिखी है। तो लेट्स बिगिन द पोएम। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड्स। तो मैं साथ के साथ पोएम भी पढ़ता जाऊंगा और आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होते हैं पोइटिक डिवाइसेस, या जिन्हें हम फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, वो भी साथ के साथ बताता जाऊंगा। तो आप उनको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। तो कार्डबोर्ड यहाँ पर फोटोग्राफ के लिए ही यूज किया गया है। और कार्डबोर्ड क्या करता है? फोटोग्राफ को होल्ड करने का काम करता है। कार्डबोर्ड, जिसे हम पीछे लगने वाला गत्ता कहते हैं या फोटो फ्रेम कहते हैं। तो कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है, यानी फोटोग्राफ मुझे दिखाता है कि ये क्या था। When the two girl cousins went paddling। तो पिक्चर में दो लड़कियां दिखाई दे रही हैं, दोनों कजिन्स हैं एंड दे आर डूइंग पैडलिंग। पैडलिंग एक एक्सरसाइज होती है, वाटर में एक्सरसाइज, जैसे पैडल मारे जाते हैं साइकिल में, वैसे ही एक वाटर एक्सरसाइज होती है जिसमें वाटर के अंदर आप पैडलिंग कर सकते हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, ये एक इमेजरी, एक पोइटिक डिवाइस यूज किया गया है। इस लाइन को पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है, एक इमेज बन जाती है, और वो इमेज क्या है? ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, यानी इन दोनों बहनों ने, जो गर्ल कजिन्स हैं जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इन्होंने एक एक हाथ पकड़ रखा है मेरी मदर का। तो उससे मालूम पड़ता है कि मदर की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेंटर में है और ये दोनों लड़कियां एक तरफ एक गर्ल कजिन है और दूसरी तरफ दूसरी गर्ल कजिन है, यानी साइड में खड़ी हुई है। तो जिन लाइंस को पढ़कर आपके दिमाग में कोई इमेज बनती है उस पोएटिक डिवाइस को इमेजरी कहा जाता है। तो ये थर्ड लाइन में इमेजरी का यूज किया गया है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि पिक्चर में दो नहीं, तीन लड़कियां दिखाई दे रही हैं एंड शी द बिग गर्ल, और वो बड़ी लड़की है। बिग गर्ल मीन्स गर्ल बिग इन एज। तो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट हर मदर। यहाँ पर अपनी मदर की बात कर रही है कि मेरी माँ जो है वो बड़ी लड़की है, सम 12 ईयर्स और सो, और उसकी एज लगभग 12 साल की रही होगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। तीनों की तीनों लड़कियां पिक्चर के अंदर बिल्कुल स्टिल खड़ी हैं। स्टिल का मतलब बिना हिले डुले। टू स्माइल, और स्माइल कर रही हैं, थ्रू देयर हेयर, अपने बालों से होकर। तो बालों से होकर कोई कैसे स्माइल कर सकता है? तो ये भी एक इमेजरी है। इसमें दिखाई दे रहा है कि उनके बाल, चूंकि वो बीच पर खड़ी हैं, इसलिए उनके बाल हवा में उड़ रहे हैं और उनके बालों से होकर उनकी स्माइल दिखाई दे रही है। एंड दे वर स्माइलिंग एट द अंकल विद द कैमरा। तो वहां पर चार लोग हुए। अब तीन तो ये लड़कियां हो गई और एक अंकल हुए जो फोटोग्राफ ले रहे थे। अ स्वीट फेस। अब यहाँ पर आपको बताना जरूरी है कि जो पीछे की लाइन थी, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, इसमें ना केवल इमेजरी का यूज किया गया है बल्कि एलिट्रेशन का भी यूज किया गया है। कहाँ यूज किया गया है? आप देखिए, स्टूड स्टिल और स्माइल, ये तीनों वर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन तीनों वर्ड्स की जो शुरुआत है वो एक कॉन्सोनेंट से हो रही है। स्टूड स, स्टिल स, स्माइल स। तो एक ही साउंड को बार बार रिपीट किया जा रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं एलिट्रेशन। हिंदी में इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, यानी जब एक कॉन्सोनेंट साउंड को बार बार रिपीट किया जाए तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो ये एलिट्रेशन का यूज किया गया है।
तो माई मदर्स फेस इज वेरी स्वीट, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो ये पिक्चर तब की है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी, और अभी आप देखो ये जो सी दिखाई देता है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, ये जो सी पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है और अभी राइटर उसे अपने सामने भी इमेजिन कर पा रही है और कह रही है कि सब कुछ चेंज हो गया, यानी जितने भी लोग थे उस फोटोग्राफ के अंदर वो सब चेंज हो गए। चेंज हो गए का मतलब दुनिया में नहीं है, लेकिन इस सी को देखो, समुद्र को देखो, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। तो यहाँ पर पोएट की जो फीलिंग है वो सी के लिए एक तरह की एंग्विश फीलिंग है। एंग्विश किसको कहते हैं? रोष को कहते हैं। रोष का मतलब गुस्सा भी है और साथ ही साथ ईर्ष्या भी है कि इसमें कोई चेंज क्यों नहीं आया। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वॉश्ड जो सी का पानी उनके ट्रांजिएंट फीट को धो रहा था। तो यहाँ पर टेरिबली ट्रांजिएंट, एक बार फिर से एलिट्रेशन है, ये टी साउंड रिपीट हो रही है, ये भी एलिट्रेशन है। और ट्रांजिएंट फीट किसको रेफर करता है? ह्यूमन बीइंग की टेम्परेरीनेस को। तो यहाँ पर राइटर की जो ईर्ष्या है, पोएट की जो ईर्ष्या है वो समुद्र से है कि देखो समुद्र तो परमानेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, ये पहले भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। लेकिन इनको इन जो पिक्चर्स में जो लोग थे वो आज दुनिया में नहीं है। टेरिबली ट्रांजिएंट, टेरिबल इसलिए कहा गया है क्योंकि राइटर को, पोएट को ये चीज पसंद नहीं है और जो चीज हमारे लिए पसंद नहीं है वो टेरिबल ही होती है। तो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, टेरिबल कहने का मतलब है कि शी डज नॉट लाइक द टेम्परेरीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। आगे चलते हैं। तो ये जो पहला स्टेंजा है, ये पहला स्टेंजा कब का था? When the poet was not born, before the poet was born, पोएट के पैदा होने से पहले का स्टेंजा है। Some 20-30 years later, अब इस स्टेंजा में पोएट और मदर दोनों साथ साथ हैं। ऊपर वाले स्टेंजा में मदर नहीं थी, तब की फोटोग्राफ है। Some 20-30 years later, कुछ 20-30 साल बाद में, she would laugh at the snapshot, मदर ने जो है उस पिक्चर को देखा तो she would laugh, वो उसकी तरफ देख के हंस रही है। What does this laughter signify? ये लाफ्टर किस चीज को सिग्निफाई करता है? हैप्पीनेस को। हम खुश होते हैं तभी हंसते हैं। और क्या कह रही है? सी बैटी एंड डॉली, देखो बैटी एंड डॉली को शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। तो वो बैटी और डॉली को देख के बहुत खुश हो रही थी, उनकी ड्रेसिंग को देख के बहुत खुश हो रही थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन हिज हर लाफ्टर। पोएट यहाँ क्या कह रही है? पोएट कह रही है कि मेरी मदर का पास्ट था उसका सी हॉलीडे, जिसको वो मिस कर रही है, और मेरे लिए उसका पास्ट है, मेरा पास्ट है उसकी हंसी, लाफ्टर, जो मैंने आज काफी दिनों बाद देखा है। ठीक है, तो मैं उसकी लाफ्टर को मिस कर रही थी। बोथ राय, राय का मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं दोनों के दोनों। बोथ किसको रेफर कर रहा है? बोथ रेफर कर रहा है पोएट और उसकी मदर को। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी अपने जो लॉस है, जो हमारा लॉस है, पोएट का लॉस क्या है? मदर की लाफ्टर। और मदर का लॉस क्या है? मदर का लॉस है अपने दोनों कजिन्स को खो देना जो दुनिया में नहीं है। तो दोनों के दोनों बहुत अपने लॉस को ईज करने की कोशिश करते हैं। ईज करने का मतलब दबाने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। लेबर्ड, लेबर्ड का मतलब काफी मेहनत करते हैं उसके लिए, दबा के रखते हैं अपने मन के अंदर, और दोनों हंसने की कोशिश करते हैं। तो ये सेकंड स्टेंजा हो गया। थर्ड स्टेंजा में आते हैं। Now she has been dead nearly as many as years as that girl lived। और अब तीसरा स्टेंजा यहाँ पर एक तीसरी कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा है, और वो तीसरी कंडीशन ये है कि पोएट्स मदर आल्सो इज नो मोर, कि पोएट की जो मदर है वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो नाउ शी हैज बीन डेड, अब वो मर चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, लगभग उतने ही साल हो चुके हैं जितना उस लड़की की उम्र थी। यानी ऊपर पोएट ने हिंट दिया था हमें फर्स्ट स्टेंजा में 12 इयर्स का, तो उसी हिंट को हम यहाँ इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। यानी वो कहना चाहती है कि लगभग उसे मरे हुए 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और ये जो कंडीशन क्रिएट हुई है, सर्कमस्टेंस क्रिएट हुई है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास में कहने के लिए कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, आप समझ सकते हैं वो पोएटिक डिवाइस यहाँ पर एलिट्रेशन है, क्योंकि स साउंड रिपीट हुई, साइलेंस साइलेंसेस।
और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये देखने वाली है कि वाई डज शी से दैट इट्स साइलेंस साइलेंसेस, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. पॉसिबली शी वांट्स टू से दैट दिस इज द डिजायर ऑफ द अलमाइटी गॉड एंड वी आर हेल्पलेस बिफोर दैट. शायद वो ये कहना चाहती है या ये कहना चाहती है कि डेथ इज इनएविटेबल, वी कांट डू मच अबाउट दैट, कि डेथ जो है इनएविटेबल है, कंपल्सरी है और हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते. या तीसरी चीज ये भी हो सकती है, जैसे हम किसी के आत्मा की शांति के लिए ओम शांति करते हैं तो वो इट्स साइलेंसेस को भी रेफर कर सकता है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द पोएम. अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी देख लेते हैं. व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम? तो सिंपल सी बात है, द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ इन द पोएम. द कार्डबोर्ड होल्ड्स द पिक्चर. व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड? इस वर्ड को यूज क्यों किया गया है? बिकॉज कार्डबोर्ड आल्सो इज टेम्परेरी. कार्डबोर्ड भी जो है टेम्परेरी होता है ना. उसमें लगी पिक्चर जो होती है वो उसको होल्ड करके रखती है. व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरा ने क्या कैप्चर किया है? द कैमरा हैज कैप्चर्ड द इमेज ऑफ these three girls who are doing the paddling in the sea water on the beach. What has not changed over the years? The sea has not changed over the years. It's yet washing the feet of the people. Does this suggest something to you? Yes, it suggests the permanence of the sea, and it also talks about the temporariness of human beings. The poet's mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? This laugh indicated that she was missing those days badly and she was very happy to see that picture. What is the meaning of the line, both wry with the labored ease of loss? The meaning of the line, both wry with the labored ease of loss, is that both are trying to slacken their loss by a lot of effort. यानी दोनों बड़े मतलब मेहनत से अपना जो लॉस हुआ है उस लॉस को दबाने की कोशिश कर रही हैं. What does this circumstance refer to? This circumstance refers to the death of the mother. The three stanzas depict three different phases. What are they? So the first phase is before the poet was born, and the second phase is when the poet and the mother were alive. Mother was alive, and the third one is when the mother is dead. So hopefully आपको ये explanation समझ में आई होगी. और भी कोई लाइन है ऐसी जो समझ में नहीं आई हो तो यू कैन आस्क बैक इन द कमेंट बॉक्स. आई डेफिनेटली विल बी रिस्पॉन्डिंग फॉर दैट. थैंक यू.